विशाल और दिव्या घर में आई उस अजनबी लड़की को ढूंढ ही रहे होते हैं कि विशाल को वो खिड़की के पास दिखाई देती है। विशाल धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ता है। उस लड़की के पूरे चेहरे को उसके बालों ने ढका हुआ है। तभी उस लड़की की नजर विशाल पर जाती है। वो लड़की गुस्से में अपने हाथ विशाल की ओर बढ़ाती है। इससे पहले कि उस लड़की के हाथ विशाल को छू पाए, विशाल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर कसकर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वो लड़की वहीं अपनी जगह पर रुक जाती है और उसके अंदर से एक काला साया निकलता है जो धुएं की तरह खिड़की की ओर बढ़ता हुआ कांच को तोड़कर बाहर निकल जाता है। कांच के टूटने की तेज आवाज पूरे घर में फैले सन्नाटे को तोड़ती है। दूसरी तरफ जैसे ही उस लड़की के शरीर से वो साया निकला, वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जमीन पर गिरते ही उसके चेहरे से बाल हट जाते हैं और विशाल उसका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। विशाल तुरंत आगे बढ़कर उस लड़की को थाम लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। उठो, अपनी आंखें खोलो, ये क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वो लड़की बिल्कुल होश में नहीं होती। तो विशाल उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है। विशाल की गोद में उस लड़की को देखकर दिव्या हैरान रह जाती है। ओह गॉड, ये तुम क्या कर रहे हो विशाल? मैंने तो लोगों के घर से डायन को बाहर भागते हुए देखा था। उसे गोद में उठाकर अंदर लाते हुए पहली बार किसी को देख रही हूँ। दिव्या की बात सुनकर विशाल एक नजर भर उसे देखता है और उस लड़की को बिस्तर की ओर ले जाते हुए कहता है, अरे ये कोई डायन नहीं है, ये प्रिया है, प्रिया। ये चाहे प्रिया हो या सुप्रिया हो, पर तुम इसे घर के अंदर क्यों लेकर आए हो? दिव्या विशाल के इस बिहेवियर से काफी हैरान है। दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए विशाल कहता है, प्रिया माय एक्स, तुम्हें मैंने इसके बारे में बताया तो था। एक पल के लिए ये सुनकर दिव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, ओह, तो ये वो प्रिया है। विशाल इस बात पर दिव्या को कोई जवाब नहीं देता और प्रिया को जाकर बेड पर लेटा देता है। विशाल पानी के छींटे प्रिया के चेहरे पर मारने लगता है। दिव्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि विशाल प्रिया की इतनी देखभाल कर रहा है और उसने विशाल से कहा, ये तुम्हारी एक्स है, तो इसे तुम यहाँ अंदर क्यों लेकर आए हो? दिव्या से ऐसी बात सुनकर विशाल ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा, तो क्या मैं इसे इस हालत में घर के बाहर छोड़ देता? ये बेहोश है और इसे नहीं पता कि ये कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। दिव्या ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, लेकिन इस लड़की ने तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें डंप किया और तुम्हें इसका ही ख्याल रखने की पड़ी है। विशाल ने अब दिव्या को समझाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं इस मुसीबत में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर हमें अपने अंदर थोड़ी इंसानियत तो रखनी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद प्रिया को होश आता है और होश में आते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? वो घबराकर डर से चिल्लाने लगती है, मगर तभी विशाल उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो प्रिया। विशाल, मैं मर जाऊंगी विशाल, प्लीज मुझे बचा लो। वो अमन और उसके दादाजी, वो दोनों पागल हैं। उन दोनों ने मुझे अपने जाल में फंसाया है। वो दोनों हर रात अपने घर में काला जादू करते हैं और आत्माओं को बुलाते हैं। मैं तो उस घर में ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ विशाल, प्लीज मुझे बचा लो। प्रिया घबराकर विशाल के सीने से लग जाती है। फिर जोर से चिल्लाती हुई प्रिया इशारा करती है, वो देखो, वो देखो, वो साया फिर से आ गया। विशाल ने पीछे पलटकर जैसे ही देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया ने कसकर विशाल को गले से लगाया हुआ था। वहीं सामने खड़ी दिव्या ये देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। विशाल को प्रिया का उसके करीब आना कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो खुद को प्रिया से अलग करते हुए कहता है, लेकिन प्रिया, तुम यहाँ कैसे आई? और इस वक्त तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी विशाल, वहां पर कोई भी नहीं है और मुझे डर था कि कहीं अकेले घर में वो अमन मेरे साथ कुछ कर ना दे। कोई भी नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? विशाल ने हैरानी से प्रिया से पूछा। उनका ट्रांसफर हो गया, अब वो लोग जयपुर में नहीं रहते। तो
तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? मैं अमन के लिए यहाँ पर थी विशाल, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस जैसे आदमी के लिए तुम्हें धोखा दिया, प्रिया ने जवाब दिया। ये सुनकर विशाल को एक बार फिर से वो सब याद आ जाता है जो प्रिया ने उसके साथ किया। अचानक से विशाल के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो प्रिया से सवाल करता है, और तुम यहां पर किस लिए आई हो? प्रिया डरते डरते जवाब देती है, अमन की वजह से। मुझे पता था कि अमन कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, इसलिए मैंने यही तुम्हारे पास आना ही ठीक समझा, विशाल ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। देखो प्रिया, सिर्फ इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें शाम तक यहाँ रहने दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम अपने आप यहाँ से चली जाना। मैं तुमसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखना चाहता और बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर विशाल वहां से चला गया और दिव्या भी हैरानी से प्रिया की ओर देखकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया की वजह से दिन कहां निकल गया दिव्या और विशाल को पता ही नहीं चला, और तभी उन्होंने देखा कि घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। ये देखकर विशाल ने प्रिया से कहा, प्रिया 11 बजने वाले हैं और होटल राजमहल में मेरी नाइट शिफ्ट का टाइम हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा तुम यहां से जा चुकी होगी। विशाल की बात सुनकर प्रिया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं विशाल प्लीज, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो प्लीज, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। विशाल अपना हाथ प्रिया के हाथ से छुड़वाते हुए कहता है, पागलों जैसी बातें मत करो और मेरा हाथ छोड़ो। 11 बजने वाले हैं और मैं अब और देर नहीं कर सकता। दिव्या को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो चाहकर भी विशाल से कुछ नहीं कह पा रही है। तभी अचानक से घड़ी 11 बजने का इशारा करती है और अगले ही पल तीनों का सर चकराने लगता है। जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो सब अपने आप को होटल राजमहल के अंदर पाते हैं। जब दिव्या ने देखा कि प्रिया अपनी जिद की वजह से उन लोगों के साथ होटल राजमहल के अंदर आ गई है, तो वो धीरे से विशाल से कहती है, यार ये तुम्हारी एक्स थोड़ी देर के लिए भी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। उन दोनों को इस हालत में देखकर मुरली और बंसी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुरली हंसते हुए बंसी से कहता है, अरे ये देखो, एक तरफ एक घर वाली और एक तरफ बाहर वाली। बंसी जवाब में मुरली से कहता है, अरे मैं तो अपनी एक बीवी को भी संभाल नहीं सकता था और ये पागल विशाल दूर दूर लिए घूम रहा है। विशाल ने गुस्से में प्रिया को झड़कते हुए कहा, प्रिया ये तुमने क्या किया? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। प्रिया ने विशाल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं उस घर में अकेले नहीं रह सकती विशाल, मुझे डर है कि कहीं अमन वहां ना आ जाए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो। प्रिया विशाल की एक बात नहीं सुनती और होटल में ही रुक जाती है। उसी वक्त अचानक होटल के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है और वहां पड़ी सारी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती हैं। ये देखकर विशाल, दिव्या और प्रिया हैरान रह जाते हैं। प्रिया डर के कारण चिल्लाने लगती है, वो आ गया, वो आ गया। तभी वहां पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर प्रिया, दिव्या और विशाल तीनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के अंदर से अमन काफी धीमे कदमों से चलता हुआ होटल के अंदर आ रहा है। उसके सर से काफी खून बह रहा है और उसे गंभीर चोट लगी हुई है। चलते हुए उसके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। उसकी सांसें काफी तेज चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी भी नीचे गिर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 703 के अंदर मल्लिका आराम से अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर गुनगुना रही है। उसने रेड कलर का एक ट्रांसपेरेंट गाउन पहना हुआ है और वो बहुत सुंदर लग रही है। तभी अचानक से उसे होटल राजमहल के अंदर अमन के आने का एहसास होता है और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं।
वो अपनी रॉकिंग चेयर को हिलाना बंद कर देती है और अपने दोनों हाथों से कसकर चेयर को पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी हैवानियत छलक रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है और उसके चेहरे पर दरारें पड़ जाती हैं। उसके बढ़ते हुए नाखून चेयर में धंस जाते हैं और वो तुरंत अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमन को देखकर प्रिया डर जाती है और विशाल से कहती है, ये देखो विशाल, ये लड़का यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जब तक ये मेरी जान नहीं ले लेगा तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि विशाल अमन से कुछ भी कह पाता, मल्लिका एक हवा के झोंके की तरह उन दोनों के सामने आ जाती है। पूरे होटल में एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं और खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुलने बंद होने लगती हैं। पूरे होटल में आत्माओं की चीख पुकार गूंजने लगती है। ये सब देखकर वहां पर खड़े सब लोग डर से कांपने लगते हैं। मल्लिका का चेहरा इस वक्त उसके अंदर जल रही आग को उसकी खूनी आंखों के जरिए साफ दिखा रहा है। उसकी लाल आंखों को देखकर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। विशाल ने भी मल्लिका को इतने खतरनाक रूप में पहली बार देखा है। अमन के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है और वो बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी मल्लिका ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। ये सब देखकर प्रिया, दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मल्लिका का अमन से क्या कनेक्शन है। मल्लिका, ये तुम क्या कर रही हो? विशाल ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो गया। मल्लिका, अमन को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसकी जान लेने की कोशिश क्यों कर रही हो? विशाल ने मल्लिका के पास जाकर कहा, मगर ऐसा लग रहा है जैसे मल्लिका के सर पर खून सवार हो। उसकी लाल गुस्से से भरी नजरें सिर्फ अमन पर ही टिकी हुई हैं और वो उसका गला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमन उसके शिकंजे में बुरी तरह से छटपटा रहा है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है और उसे लग रहा है जैसे आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन है। मल्लिका, प्लीज अमन को छोड़ दो, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? दिव्या ने भी मल्लिका को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मल्लिका आज किसी की भी बात नहीं सुनने वाली। ये सब देखकर प्रिया के होश उड़ गए। उसे अब समझ आया कि उसने विशाल के साथ जबरदस्ती यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की थी। ये सब देखकर वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। क्या तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे जीने का जरिया कोई तुमसे छीन रहा हो तो कैसा महसूस होता है? क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? मल्लिका ने काफी खतरनाक आवाज में गुस्से से अमन से पूछा। उसकी बातों का मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ क्या किया था? ये सब आप क्या बोल रही हैं मल्लिका? अमन ने क्या किया है आपके साथ? विशाल ने हैरानी से मल्लिका की तरफ देखकर पूछा। इसने तो शायद तुम्हें कभी नहीं बताया होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इसके मरने के बाद। इतना कहकर मल्लिका ने अपनी पकड़ अमन की गर्दन पर और भी मजबूत कर दी। उसके लंबे नाखून अमन की गर्दन में धंस गए और उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। देखो मल्लिका, मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोगों के बीच क्या हुआ था, मगर इसे मारकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्लीज इसे छोड़ दो, उसे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। विशाल ने मल्लिका को समझाने की कोशिश की, मगर मल्लिका आज उसकी कोई बात नहीं सुन रही है। मल्लिका ने गुस्से से विशाल की ओर मुड़ते हुए कहा, आज इसको मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। आज इस अमन की जिंदगी का आखिरी दिन है। ये सुनकर विशाल और दिव्या हैरान होकर मल्लिका की ओर देखने लगते हैं। वहीं कुछ देर बाद अमन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वहीं ये देखकर विशाल घबरा गया और उसने तुरंत मल्लिका को समझाने की कोशिश की। मल्लिका, आखिर आपके इस गुस्से की वजह क्या है? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? लेकिन वही
विशाल के सवाल का कोई जवाब ना देते हुए मल्लिका की पकड़ अमन की गर्दन पर और भी ज्यादा मजबूत होने लगी और उसने अपने खूंखार लाल आंखों से अमन को घूरते हुए जवाब दिया। ये सवाल तुम खुद इसी से क्यों नहीं पूछते कि इसने क्या किया है? इतना कहकर मल्लिका ने अमन को उछालते हुए जोर से एक कोने में पटक दिया। वहीं जमीन पर गिरने के साथ अमन इस कदर डर गया कि उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। इतनी तेजी से और ऊपर से गिरने की वजह से अमन को अपने पूरे शरीर में काफी दर्द महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों के आगे सब कुछ घूम रहा हो और उसकी नजर धुंधली पड़ गई हो। तभी वहां की खामोशी को तोड़ते हुए मल्लिका ने चिल्लाते हुए कहा, ये सोचने की गलती भी मत करना कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, क्योंकि तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा नहीं होगा और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब तुम ही मेरा बदला पूरा करने का जरिया बनोगे, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। उस वक्त होटल राजमहल का कोई भी दरवाजा और कोई खिड़की खुली नहीं है, मगर इसके बावजूद होटल की लॉबी में तेज हवाएं चल रही हैं और उसी तेज हवा के बवंडर में मल्लिका के बाल उड़ रहे हैं और उसके गुस्से से भरी सांसों की आवाज पूरे होटल में गूंज रही है, जैसे कि उसकी आवाज होटल के रंग रंग में बसी हो। और वहीं मल्लिका के इतने डरावने और विभत्स चेहरे को देखकर अमन की रूह कांप जाती है। वहां से जाने से पहले मल्लिका अमन को घूर कर देखते हुए कहती है, अगर मेरे गुनाहगारों में से किसी एक को तुम कल तक यहाँ लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। इतना कहकर मल्लिका जिस तरह वहां पर आई थी उसी तरह हवा में वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही विशाल और दिव्या को अचानक होश आया और वो दोनों तुरंत अमन को संभालने के लिए अमन के पास पहुंचे। अमन, तुम ठीक तो हो ना? विशाल ने अमन को संभालते हुए कहा। अमन को ये सब किसी बुरे सपने की तरह नजर आ रहा है। अभी एक पल में वो डरावनी लड़की उसकी जान लेने पर उतारू थी और अब उसने अचानक से अमन को छोड़ दिया। अमन अपने घुटनों के बल बैठकर खांसने लगा। न जाने क्यों मल्लिका के वहां ना होने के बावजूद उसे अपने आसपास एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही है। वहीं एक खौफ और ना नजर आने वाले डर की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। उसकी ये हालत देखकर होटल के चारों तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर विशाल, दिव्या, प्रिया और अमन चारों तरफ देखने लगे, मगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हंसी किसकी है और कौन हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस होटल की दीवारें जोर जोर से अमन की इस हालत पर हंस रही हो। और कुछ देर के बाद वो आवाजें खुद ब खुद अमन की हालत पर हंसी उड़ाने के बाद बंद हो जाती हैं। अमन, अमन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? विशाल ने जोर से अमन के कंधों को झंझोड़ते हुए पूछा। मैं जिंदा हूं, अमन खौफजदा होकर बड़बड़ाया, मगर वो अब भी कुछ सहमा हुआ नजर आ रहा है। अमन, अमन, तुम ठीक तो हो? विशाल और दिव्या दोनों ने पूछा। विशाल और दिव्या दोनों की आवाज सुनकर अचानक से अमन का ध्यान टूटा और उसे समझ में आया कि ये कोई बुरा सपना नहीं था। वही अमन की ये हालत देखकर मुरली और बंसी जोर जोर से हंसने लग गए। विशाल ने अमन की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है अमन? तुमने मल्लिका के साथ ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हारी जान लेने के लिए पीछे पड़ गई है? अमन ने गिड़गिड़ाते हुए विशाल से कहा। मैं सच कह रहा हूं विशाल, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज मेरी जान बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मेरी जान बचा लो। विशाल ने अमन की तरफ देखते हुए कहा।
मैं मल्लिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ अमन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने बिना वजह आज तुम पर हमला किया हो। अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से वो तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो गई है। अमन ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे कुछ देर तक कुछ भी याद नहीं आया। तभी कई साल पहले की एक घटना उसके दिमाग में एक कील की तरह चुभी और उसने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, याद आ गया। विशाल और दिव्या दोनों ने अमन की तरफ घूर कर देखा। जरूर ये बात तब की है, लेकिन इस घटना को तो हुए कई साल हो चुके हैं। अमन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, गोवा ट्रिप। विशाल, तुझे याद है गोवा ट्रिप? गोवा ट्रिप का नाम सुनकर विशाल चौंक कर अमन की ओर देखने लगा, जैसे कि एक पुरानी यादों के गलियारे में विशाल पहुंच गया हो। तभी अमन की तरफ देखते हुए विशाल ने कहा, हाँ हाँ याद आया, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मल्लिका हमारे पीछे पड़ी हुई है? उसने मुझे ही क्यों इस होटल के रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए चूज किया और फिर तुम्हें देखते ही तुम पर हमला किया? हमारा जरूर मल्लिका से कोई ना कोई कनेक्शन है। अमन ने आगे याद करना चाहा, लेकिन उसे भी मल्लिका याद नहीं, ना उससे जुड़ी कोई याद ही उसे अब याद है। उसे सिर्फ याद है तो उनका गोवा ट्रिप पर जाना। ये कुछ 7 साल पहले की बात थी, साल 2015 की बात। अमन, विशाल और उनके और 4 दोस्त सनी, संजीव, राहुल और मोंटी गोवा ट्रिप पर गए हुए थे। विशाल ने अमन की ओर देखते हुए कहा, तुझे कुछ याद नहीं तो मुझे कुछ कैसे याद रहेगा? क्या तू ये बात भूल गया हम लोग जिस दिन वहां पहुंचे थे उस रोज हम लोग नशे में चूर थे, जिस वजह से मुझे अगले 1 दिन तक होश नहीं आ रहा था। विशाल के कहने पर अमन ने भी हाँ में हाँ मिलाया और कुछ सोचते हुए आगे कहा, इसका मतलब अब हमें अपने बाकी के दोस्तों से पूछना पड़ेगा कि उस रोज क्या हुआ था। और फिर अमन और विशाल एक एक करके अपने बाकी के सभी दोस्तों को कॉल करके पूछने लगे, जिसमें से 2 लोगों का नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। एक दोस्त जो इस वक्त दुबई में रहता था, उसके पास कॉल लगते ही अमन ने पूछा, हेलो मोंटी भाई, कैसा है तू? मोंटी के बढ़िया हूं के जवाब में अमन ने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूं। वहीं आगे अमन ने मोंटी से पूछा, भाई वो गोवा ट्रिप याद है तुम्हें? हम 6 लोग घूमने के लिए गए हुए थे। मोंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हाँ हाँ याद है ना, कितनी शराब पी थी यार, क्या नशा किया था कसम से, जिंदगी भर याद रहेगा वो नशा। और क्या गजब गजब लड़कियां थी वहां समंदर किनारे, टॉप क्लास। अमन ने काम बनता हुआ सुनकर आगे पूछा, पहले दिन वहां क्या हुआ था, कुछ याद है? मोंटी ने आगे जवाब दिया, अरे हाँ हाँ, तू और विशाल नशे में चूर थे। पहली बार ड्रग्स ली थी ना तुम लोगों ने, इसलिए होश में नहीं थे। विशाल तो पूरे 1 दिन तक बावरा होकर घूम रहा था। तभी अमन ने आगे पूछा, कुछ और खास चीज याद है जो उस रोज हुई हो? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मोंटी ने आगे हंसते हुए पूछा, वैसे तू ये बात इतने सालों बाद क्यों पूछ रहा है साले? तू सच में भूल गया या सच में मुझसे उगलवाकर सुनने का नाटक कर रहा है? उस वक्त फोन स्पीकर पर ही मौजूद था, जिसकी वजह से विशाल भी मोंटी की सारी बातें सुन रहा था और उसके साथ दिव्या और प्रिया भी ये बातें सुन रही थीं। मोंटी ने जैसे अंगड़ाई लेते हुए कहा, सबसे खास शाम थी वो यार, और क्या सच में मजा मारने के बाद भूल गया तू भी? अमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या हुआ था उस शाम और किस मजे की बात कर रहे हो तुम? मोंटी ने आगे कहा, साले तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या क्या नहीं हुआ था यार उस शाम, शराब शबाब सब कुछ संजीव भाई की बदौलत हुआ था, सब भाई की प्लानिंग थी, मजा दिला दिया था अपने भाई ने। अभी मोंटी फोन पर बात कर ही रहा होता है कि फोन अचानक से कट जाता है। हेलो हेलो हेलो, अमन फोन पर चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वहीं आगे मोंटी के पास फोन कॉल दोबारा से नहीं लग पाता। आगे क्या हुआ था ये हमें कैसे मालूम चलेगा?
उनके बीच खड़ी दिव्या ने उनसे पूछा। तभी अमन ने कहा, आगे क्या हुआ था इस बारे में तो अब सिर्फ और सिर्फ संजीव ही हमें बता सकता है। वही विशाल ने संजीव का नाम पूरा किया। संजीव कनौजिया। तभी अमन ने सवाल किया, लेकिन संजीव को यहां बुलाएंगे कैसे? तभी विशाल ने कहा, तुम बुलाओगे, और कौन बुलाएगा यहां होटल राजमहल में? क्योंकि मल्लिका ने तुम्हें ही जरिया चुना है इस बार, इसलिए संजीव को भी तुम्हें ही बुलाना होगा। अमन ने कहा, लेकिन मेरे कहने पर संजीव यहां कभी नहीं आएगा। इस पर तीनों लोग सोचने लगे, आखिर कैसे बुलाया जाए संजीव को यहां होटल राजमहल में। तभी अमन ने चौंकते हुए विशाल से कहा, एक काम करते हैं, तेरी और प्रिया की एंगेजमेंट करवा देते हैं, इसी बहाने संजीव को बुलाते हैं यहाँ। प्रिया का नाम सुनते ही दिव्या जल भुन गई और उसके चेहरे पर त्योरियां नजर आने लगी। वही अमन के इस आइडिया पर विशाल लगभग चिल्लाते हुए कहता है, नो वे, मैं और प्रिया कभी नहीं, नेवर। तुमने और प्रिया ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद तो हरगिज नहीं, इसका नाम तक मत लेना। प्रिया भी ये सुनकर हैरान होकर देखने लगी। अमन विशाल की तरफ देखने लगा। तभी विशाल ने आगे कहा, तू क्यों नहीं कर लेता? मतलब एंगेजमेंट की बात क्यों नहीं कहता? प्रिया के साथ होने वाली है, यही कहकर संजीव को यहां बुला। इस बात पर अमन ने कहा, भाई तू समझ नहीं रहा, मेरे कहने पर कोई भी नहीं आएगा यार, कोई भी आएगा तो सिर्फ तेरे लिए आएगा। अगर तुझे प्रिया के साथ प्रॉब्लम है तो मैं तेरी एंगेजमेंट दिव्या के साथ अनाउंस कर देता हूं। वही अपना नाम सुनते ही दिव्या चौंक गई और घूर कर अमन को देखने लगी। वहीं दिव्या के नाम का प्रपोजल सुनकर विशाल ने सीधे दिव्या की तरफ देखा, जैसे कि वो दिव्या का रिएक्शन देख लेना चाहता हो। वहीं दिव्या ने घुड़कते हुए दोनों से कहा, मैं शक्ल देखिए आईने में इसने अपनी कभी, एंगेजमेंट वो भी इससे? ना कभी नहीं, मेरी जूती भी इससे एंगेजमेंट नहीं करेगी तो मैं क्या, मैं तो कभी नहीं करने वाली, भाड़ में जाओ तुम दोनों। तभी अपना सजेशन देते हुए दिव्या ने कहा, विशाल तुम्हें तो प्रिया पर बहुत प्यार आता है, एक काम क्यों नहीं करते, उसी से क्यों नहीं कर लेते? इस पर विशाल कहता है, ठीक है, इफ यू इंसिस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर दिव्या अपनी नाक सिकुड़ने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था विशाल की बात पर, लेकिन उसने सामने से कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। वहीं विशाल दिव्या के सारे एक्सप्रेशन साफ साफ देख पा रहा है और दिल ही दिल में उसे दिव्या को चढ़ाकर बेहद मजा भी आ रहा है। वहीं विशाल और अमन मिलकर एक झूठी मूठी एंगेजमेंट की बात होटल राजमहल में अनाउंस करते हैं और इस बात की खबर संजीव कनौजिया तक अमन जैसे तैसे करके पहुंचा देता है और संजीव कनौजिया होटल राजमहल आने को तैयार भी हो जाता है। वहीं अगली रात 11 बजे के बाद होटल राजमहल का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के साथ ही उसमें से 2 लोग अंदर दाखिल होते हैं। संजीव कनौजिया और उसके साथ एक औरत नजर आती है। ये औरत संजीव कनौजिया की फियांसे निशा है। विशाल की एंगेजमेंट है। ये बात पिछले दिन अमन से सुनकर संजीव बेहद खुश हुआ था, इसलिए उस शाम जयपुर से अपनी गाड़ी में अपने फियांसे के साथ बन ठन कर होटल राजमहल संजीव पहुंच गया है। लेकिन होटल राजमहल के अंदर दाखिल होते ही वहां का नजारा देखकर संजीव और उसके साथ ही उसकी फियांसे निशा दोनों ही चौंक गए, क्योंकि वहां का नजारा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय 2-3 लोगों के, विशाल, दिव्या, अमन और प्रिया। वहां होटल की पूरी लॉबी में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक कि होटल का पूरा माहौल बिल्कुल सिंपल है। कहीं कोई साज सजावट नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं। वहां पूरी तरह से शांति छाई हुई है। ये देखकर रिसेप्शन डेस्क पर खड़े विशाल की ओर देखते हुए संजीव ने कहा, व्हाट इज दिस यार, वेयर इज द पार्टी मैन? विशाल इससे पहले कि अपनी खामोशी को तोड़ते हुए संजीव को कोई भी जवाब दे पाता, उससे पहले ही मल्लिका सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती हुई नजर आई। उसके हील्स की आवाज ने ही उसके जवाब देने के पहले अपनी प्रेजेंस को साबित किया। तभी
वहां मौजूद सबकी निगाहें मल्लिका के ऊपर ही ठहर गई। नीले गाउन में मल्लिका की खूबसूरती देखने लायक है, जैसे कि परी कथा की कोई परी सामने से उतरकर चली आ रही हो। उसके लंबे बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे हैं और उसकी ड्रेस के अलावा उसकी बदन से आती खुशबू दूर से ही वहां पूरे माहौल में घुल रही है। तभी सबको चौंकाते हुए मल्लिका ने ताली बजाते हुए कहा, यही पार्टी है, तुम सही जगह आए हो। आओ संजीव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो क्या होगा कहानी में आगे? मल्लिका संजीव का यहाँ होटल राजमहल में क्यों इंतजार कर रही थी और क्या कनेक्शन है मल्लिका का विशाल, अमन और संजीव के गोवा ट्रिप के साथ?